तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए 3 कंडीशन होना पड़ेगा। पहला कि मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, दूसरा टू एंड फ्रो होना चाहिए, टू एंड फ्रो हिंदी में कहते हैं आना जाना, और तीसरा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिटली डायरेक्टेड। जब किसी मोशन में ये तीनों कंडीशन फॉलो होता है तब उसको एसएचएम कहेंगे। केवल एक कंडीशन फॉलो हो या 2 कंडीशन फॉलो हो तब उसको एसएचएम नहीं कहेंगे। जैसे आप अगर देखें तो ये फ़ैन ऐसे घूम रहा है तो इसका मोशन पीरियोडिक है। इसको एक बार घूमने में सपोज 1 सेकेंड लगता है तो अगली बार घूमने में फिर से 1 सेकेंड लगेगा, फिर से 1 सेकेंड लगेगा। फिर अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो हर बार घूमने में इसको सेम टाइम लगेगा, तो इसका मोशन पीरियोडिक है। लेकिन क्या ये एसएचएम है? तो आंसर है नहीं, ये केवल एक ही पॉइंट को फॉलो कर रहा है। दूसरा, जैसे हम एक बॉल लें और उस बॉल को ऐसे ज़मीन पर गिराएं, कॉलिजन अगर इलास्टिक है तो ये बॉल यहाँ से ज़मीन तक जाएगा, फिर ज़मीन से उठ करके यहीं तक आएगा, अगर इलास्टिक कॉलिजन है तब। अगर इलास्टिक नहीं है तब उसका हाइट धीरे धीरे घटेगा, लेकिन अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो फिर से इसी हाइट पर आएगा। तो ये जो मोशन है इसको हम लोग पीरियोडिक भी कहेंगे, टू एंड फ्रो भी कहेंगे। टू एंड फ्रो का मतलब इस बॉल को जब यहाँ से गिराए तो ये नीचे ज़मीन पर गया, फिर वापिस यहाँ से चल के यहाँ आया, तो टू एंड फ्रो आना जाना। तो इसका मोशन टू एंड फ्रो भी है और पीरियडिक भी है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, दूसरी बार जब फिर से ये इस मोशन को कंप्लीट करेगा तो टाइम सेम ही लगेगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, टू एंड फ्रो भी है, पीरियडिक भी है। लेकिन क्या इसका मोशन एसएचएम होगा? तो आंसर है नहीं। जब बॉल को आप गिराए हैं तो ये फ्री फॉलिंग बॉल है, और फ्री फॉलिंग बॉल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। फ्री फॉलिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए ये मोशन एसएचएम नहीं होगा। जैसे कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्या केवल मैग्नीट्यूड हो जाए या केवल डायरेक्शन हो जाए तो क्या उसके मोशन को हम लोग पीरियडिक, उसके मोशन को हम लोग क्या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे? आंसर है नहीं। भाई करंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो तीनों कंडीशन वहाँ भी होना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये तीनों कंडीशन होना पड़ेगा। अब जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये एसएचएम का एग्जाम्पल है। ये सपोज करो एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये ब्लॉक अभी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तब इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो आप कहोगे सर नॉर्मल लगेगा ऊपर और mg लगेगा नीचे। अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। इस पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीन पोजीशन, या इसका दूसरा नाम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं जब नेट फोर्स बॉडी पर 0 हो या नेट टॉर्क 0 हो। अगर फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर टॉर्क 0 हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका जो मोशन है इस पोजीशन को पर फोर्स 0 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ से आप इसको डिस्प्लेस करिए और डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए। तो जब इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, और इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्योंकि अगर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, सपोज करो यहाँ तक ले आए, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज x है,
डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। इस पोजीशन पर इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, जिधर डिस्प्लेस किए हैं उधर ही एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, a। आप डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किए हैं, इधर के तरफ, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है। इसका अगर हम यहाँ पर FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर नॉर्मल लगेगा ऊपर, इसका वेट mg लगेगा नीचे, और ये स्प्रिंग इस पर फोर्स इधर लगाएगा k × x। नॉर्मल और mg तो बैलेंस हो जाएगा, इधर के तरफ नेट फोर्स कितना होगा, -kx = मास × एक्सेलरेशन। लॉज ऑफ मोशन में यही तो आपने पढ़ा है कि किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेट किए हैं तो उधर के तरफ नेट फोर्स जो होगा मास × एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन हो गया -k/m × x। ये देखो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है एंड अपोजिटली डायरेक्टेड है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसको जब इधर डिस्प्लेस किए हैं तो एक्सेलरेशन इधर के तरफ है, और जब इधर डिस्प्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन इधर के तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, ये तीसरे कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अब इसको सपोज करिए कि ये यहाँ तक आता है, रुक जाता है, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, तो इसका मोशन टू एंड फ्रो होगा और इसका मोशन पीरियोडिक होगा। तो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, इसलिए इसका मोशन SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं भाई, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड अपोजिटली डायरेक्टेड। ये दोनों पॉइंट तो थ्योरेटिकल पॉइंट है कि भाई मोशन पीरियडिक होगा एंड टू एंड फ्रो होगा। तीसरा ये न्यूमेरिकल पॉइंट है या ये मैथमेटिकल पॉइंट है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड अपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लिखते हैं, तो उस कांस्टेंट को हम लोग ω² लिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लिखे हैं, जिसको हम क्या लिखे हैं, ω²। तुम कहोगे सर उसको k भी लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको आप कोई भी कांस्टेंट कह सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ω² लिखे हैं। ω² लिखने का कारण है क्योंकि इसको हम एक बार इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, तब वो कारण ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। अब हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt -ω²x, इसको लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt -ω²x। dx/dt वेलोसिटी होगा। ये पार्टिकल यहाँ से अगर x डिस्प्लेस्ड है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर v लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं dx/dt, क्योंकि x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वेलोसिटी को dx/dt लिखते, तो dx/dt v हो गया। सो दिस इज v dv/dx। इसे dx को इधर ले आते हैं, v dv -ω² dx। अब बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, v² - u² 2as लिख दो या v = u + at लिख दो। लेकिन वो कब लिखते हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो x के साथ चेंज कर रहा है। अब अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हम इंटीग्रेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो v dv का वैल्यू इतना हो गया। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन v² 2
ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो देखो, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके छोड़े हैं, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे, एम्पलीट्यूड यहाँ लिख देते हैं, ए इज एम्पलीट्यूड। इसका डेफिनेशन होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा। ये तो आप काइनेमेटिक्स में सीखे हैं, ये पार्टिकल को ऊपर फेंके तो मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा, जब उस डायरेक्शन में हाइट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। तो हाइट का डिफरेंशिएशन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर a हो जाए तो वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट a हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को यहाँ पर रखिए, वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स को ए कर दीजिए प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है, और कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कोई एक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन आपको पता करना पड़ेगा। तो फिजिकल कंडीशन हम लोग पता कर लिए कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर के जगह ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v हो गया प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का दो डायरेक्शन है। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट पर आप वेलोसिटी निकाले हैं, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा, और x क्या है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पर वेलोसिटी का दो डायरेक्शन होगा, एक इधर के तरफ और दूसरा इधर के तरफ। ये पार्टिकल यहाँ से चल के एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचा, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर उसके बाद रिटर्न हुआ, तो जब रिटर्न होकर के फिर से इसी पोजीशन पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। एक ही पोजीशन पर वेलोसिटी का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन एक ही पोजीशन पर एक्सेलरेशन का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। पार्टिकल इधर जाए या पार्टिकल इधर जाए, एक्सेलरेशन यहाँ पर इधर ही होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर इधर ही होगा। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है एसएचएम में। तो वेलोसिटी का दो डायरेक्शन हो गया। हम लोग प्लस साइन वाला को लेकर के आगे चल रहे हैं। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, दिस इज ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स को इस तरफ ले आओ तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, आप इसको अब लिख लीजिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, ये इंटीग्रेशन यहाँ करके दिखा रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए। कहोगे सर कैसे हुआ, तो हम अलग से करके दिखाएंगे
क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको पढ़ाई है, अभी तक तो इमरान सर इंटीग्रेशन पढ़ाए नहीं है, तो अभी तक तो हमारे ही भरोसे इंटीग्रेशन में चल रहे हो। तो इसका इंटीग्रेशन अभी करके समझाते हैं कैसे हुआ। इज इक्वल टू, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट लिख देंगे जिसको फाई कहेंगे। ये कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। जैसे जैसे ये पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा किसी टाइम पर, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ये x है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये इक्वल होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो SHM का इक्वेशन एक्सेलरेशन के टर्म में पूछे तो ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर वेलोसिटी के टर्म में पूछे तो ऐसे लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में पूछे तो ऐसे लिखेंगे। SHM का इक्वेशन जनरली अगर पूछा जाता है, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन है, वो SHM का इक्वेशन होगा। ये जो इक्वेशन है जिसमें ए का नाम तो आप जानते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर कोई डेफिनेशन पूछे एम्पलीट्यूड का तो कहिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो ओमेगा है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो फाई है इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं इनिशियल फेज, PHASE, इनिशियल फेज। और साइन के अंदर जो ये क्वांटिटी पूरा है ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो साइन के अंदर का क्वांटिटी है ये पूरा, इसको कहते हैं टोटल फेज या केवल फेज। ये फेज है और ये इनिशियल फेज है। इनिशियल का क्या मतलब, वो क्वांटिटी जो t इक्वल टू 0 पर आप कैलकुलेट करें। तो फेज का वैल्यू, फेज ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, और t को अगर 0 कर देंगे तो फेज कितना हो जाएगा, फाई, तो उसको इनिशियल फेज कहेंगे। और ये x क्या है, x तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t। तो ये जो इक्वेशन था इसको दो बार इंटीग्रेट किए, एक बार इंटीग्रेट किए तो वेलोसिटी आया और दूसरी बार इंटीग्रेट किए तो डिस्प्लेसमेंट आया। इस वाले इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये इक्वेशन आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपके सामने, dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो ए तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन। अब जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता भैया हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो, बहुत सारे लोगों को फिर से डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं आपके बैच में, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथ का पूरा लेक्चर हम तैयार कर लिए हैं। तो जो जो टॉपिक जिसको नहीं आता है वो तो फिर से हमसे पूछ ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन पहले ओमेगा टी प्लस फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनटू ओमेगा। इसका मतलब कितना हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो गया वेलोसिटी। और इसको डिफरेंशिएट करिए dv बाई dt या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिए, ओमेगा बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर कर दिए। ये टर्म एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको छोड़ दिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कितना है, एक्स, तो इसके जगह पर एक्स लिख सकते हैं।
ये देखो, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी आया। वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर वेलोसिटी को टाइम के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर वेलोसिटी को एक्स के टर्म में लिखना है तो इसको हम एक्स में चेंज कर सकते हैं। देखो अगला लाइन यहाँ लिख देते हैं, ए ओमेगा को आप छोड़ दीजिए, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का अंडर रूट, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना है, एक्स बाई ए, तो इसके जगह पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसके आगे एक लाइन और लिख देते हैं, ये v कितने के बराबर हो जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर बाहर ए से कैंसिल हो गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो वेलोसिटी का वैल्यू इतने के बराबर, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये देखो वेलोसिटी, प्लस माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, उधर जाएगा dx बाई डी टी लिखेंगे तो x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और माइनस dx बाई डी टी लिखेंगे तो x के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, इसका माइनस वैल्यू हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x पूछें तो आंसर ये होगा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t पूछें तो ये होगा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x पूछें तो ये होगा। तो आप जहाँ से चले थे फिर वहीं तक पहुँच गए, लेकिन पहले हम लोग इंटीग्रेट करके यहाँ तक आए, फिर डिफ्रेंशिएट करके वहीं तक पहुँच गए। अब इसके दौरान आपको 4-5 फार्मूला मिल गया। पहला फार्मूला एसएचएम का इक्वेशन ये होता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला लिखो या ये वाला फार्मूला लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करके। दो फार्मूला इसको कह दो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये 5 फार्मूला हो गया, 2, 2, 4 और 1, 5। इसमें जो डिफरेंट टर्म है उसका नाम आपको याद रखना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, इसमें एक एक टर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। ये इनिशियल फेज क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग अब समझेंगे। तो यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग पहले ये जो तीनों कांस्टेंट है, इनिशियल फेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ए, इसमें सबसे पहले इनिशियल फेज के बारे में देख रहे हैं। इनिशियल फेज जो है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है और किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है अपना मोशन। ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक, पहला इनिशियल पोजीशन, और दूसरा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे अगर कोई पार्टिकल सपोज करो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ये है, ये एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ओमेगा इंटू ए के बराबर। ये देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म घट जाएगा। तो x का वैल्यू जब 0 हो जाए तो वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इंटू ए के बराबर। और x का वैल्यू जब a हो जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर x का वैल्यू a हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होता है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और इस एक्सट्रीम पर भी वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। इसको हम पॉजिटिव एक्सट्रीम कर रहे हैं, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ये मीन पोजीशन है, इसको हम ओरिजिन माने हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अब पार्टिकल स्टार्ट तो यहाँ से भी कर सकता है, या यहाँ से भी कर सकता है, या यहाँ से भी कर सकता है। अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम कर रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट किया है वो तो डिपेंड करता है, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है
तो इनिशियल फेज का वैल्यू 0 होगा या 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है तो इनिशियल फेज का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। सपोज करो ये पोजीशन a/2 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू हाउ मच a/2 है, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है t इक्वल टू 0 पर। ये पोजीशन है पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पर। तो इनिशियल फेज क्या होगा? हमारा क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू किया है तो इनिशियल फेज बताइए। वी हैव, ये क्वेश्चन कर देते हैं, वी हैव टू फाइंड इनिशियल फेज if particle start from x is equal to a/2 towards positive extreme, x is equal to a/2 से स्टार्ट किया है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम इधर है, तो इनिशियल फेज कितना होगा ये निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये जो पार्टिकल है इसके मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले बड़ा मेथड बताते हैं, फिर बाद में छोटा मेथड बताएंगे। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, इसके SHM का इक्वेशन लेट कर लिए। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, हम लोगों को फाई निकालना है, a और ओमेगा हम लोगों को पता है। ये पार्टिकल का पोजीशन है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी होगा। डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0, हमारे पास क्या कंडीशन है, एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है a/2 और वेलोसिटी का वैल्यू क्या है इधर के तरफ, तो इधर का मतलब पॉजिटिव और इधर का मतलब नेगेटिव। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं, इधर को नेगेटिव डायरेक्शन लिए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम ये नेगेटिव एक्सट्रीम होता तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन लेते। तो वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। इस वाले कंडीशन को इस इक्वेशन में रखो, t का वैल्यू इसमें 0 रखो और x का वैल्यू a/2 रखो। ये पहले इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 इक्वल टू a साइन, t का वैल्यू 0 रख दीजिए तो फाई, यानी साइन फाई कितना हो गया 1/2। साइन फाई 1/2 है तो फाई कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, मैथ के स्टूडेंट अगर हो तो। जो बायो के स्टूडेंट है वो भी बता सकता है। साइन का भी तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव किस में होता है, इसमें और इसमें होता है। तो अब 1/2 कितने पर होता है भाई, 30 डिग्री, याद है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 1/2। तो साइन 30 1/2 होगा, जितना एंगल इधर से है उतना ही एंगल इधर से भी होगा। ये एंगल भी 30 होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा 150 होगा। साइन 150, देखो ये बात आपको बेसिक ट्रिगो में बताए हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितने के बराबर, साइन थीटा। तो साइन 30 जितना होगा साइन 180 माइनस 30 भी तो उतना ही होगा। साइन 30 जितना होगा साइन 180 माइनस 30 उतना ही होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू साइन 30। इसका मतलब फाई का दो वैल्यू आएगा, एक होगा 30 डिग्री और दूसरा होगा 150 डिग्री। ये दो आंसर आएगा। इस दोनों आंसर में से कौन सा सही है ये दूसरे कंडीशन से पता चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन आप यूज कर लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर 30 डिग्री रखें इसमें t इक्वल टू 0 पर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। वेलोसिटी देखते हैं कितना आता है। वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस, t का वैल्यू 0 कर दो, फाई,
ये हो गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन ये है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पूछेंगे तो इतना लिखोगे ना भाई। अब फाई का वैल्यू अगर 30 रख दें, 30, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन अगर 150 रख दें तो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। तो सिंस वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री या फाई इज इक्वल टू π/6। तो इनिशियल फेज का वैल्यू π/6 होगा। कैसे सॉल्व किए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। हम लोग क्या किए कि पहले इनिशियल पोजीशन, आप दो बातों पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इनिशियल पोजीशन आपको दिया है, वहाँ से फाई का 2 वैल्यू आएगा हमेशा, और उस दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू सही है वो दूसरे कंडीशन से आप चेक करेंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब π/6 होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता तो इसका मतलब 150 डिग्री होता, 5π/6 होता। इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछते हैं कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर इधर नहीं है, t इक्वल टू 0 पर इधर है, सपोज यही क्वेश्चन रहता और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहता, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है। तो नेगेटिव वेलोसिटी कब होता, जब फाई का वैल्यू 150 डिग्री रखते हैं, इसका मतलब आंसर होता 150 डिग्री। तो इनिशियल फेज ऐसे निकालते हैं। तो ये तो बड़ा तरीका है, इसका छोटा तरीका हम आपको अब समझाते हैं। तो हम लोग अब अगले पॉइंट पर आते हैं। जो क्वेश्चन अभी समझाया उसको फिर से एक बार आपको समझाना है, लेकिन पहले एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि SHM का ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ पर ओमेगा t प्लस फाई को फेज कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर साइन के अंदर जो क्वांटिटी है उसको तो आज तक एंगल कहते थे, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, तो 50 डिग्री तो सर एंगल है, आज इसको फेज क्यों कह रहे हैं? तो क्या एंगल और फेज दोनों सेम चीज़ है या इसमें कोई डिफरेंस है? तो अगला हेडिंग यही है, रिलेशन बिटवीन फेज एंड एंगल। फेज और एंगल में क्या समानता है या क्या थोड़ा डिफरेंस अगर है तो क्या है? सपोज करो, इस बात को समझाने के लिए हम एक सर्कल कंसीडर किए हैं जिसका रेडियस a है। इस सर्कल का रेडियस a है। ये एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पर पॉइंट P पर है और ये ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये जो पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। अब ये इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर y एक्सिस पर ले, प्रोजेक्शन का मतलब शैडो, यहाँ पर अगर हम लाइट रखें तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर ये पॉइंट होगा। प्रोजेक्शन का मतलब इसका शैडो y एक्सिस पर यहाँ बनेगा। ये पार्टिकल जैसे जैसे इस सर्किल पर घूमेगा उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर मूव करेगा। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन यहीं आ जाएगा। अब ये वाला पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाना शुरू होगा, सपोज कुछ देर के बाद यहाँ आ गया तो इसका प्रोजेक्शन अब इधर से निकालेंगे y एक्सिस पर शैडो, तो उसका शैडो का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पार्टिकल जब यहाँ रहेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये जब ऐसे आएगा तो उसका शैडो यहाँ आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल घूम करके ऐसे आया तो शैडो फिर से ऊपर जाने लगेगा। ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उसका शैडो यहाँ आ जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसका शैडो यहाँ चला आएगा। ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल का नाम P है और ये जो पार्टिकल है जो इस y एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है इसका नाम सपोज Q है। P पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जहाँ पर ओमेगा जो है, ओमेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल है ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस a है। a को क्या कहेंगे रेडियस।
रेडियस ऑफ पॉइंट P या पार्टिकल P, या केवल रेडियस छोड़ देते हैं। ये शुरू में जो सेंटर पर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल सपोज करो फाई है। ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो क्या है, फाई है। तो इस फाई को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल एंगल एट सेंटर विथ एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मोशन ऑसिलेटरी है, इसका मोशन सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अगर तुमको पूछें कि ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को अगर हम y कह दें तो ये y कितने के बराबर, तो कहोगे देखिए हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि शुरू में t=0 पर पार्टिकल यहाँ था और इसका प्रोजेक्शन यहाँ था। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल सपोज यहाँ चला आया, t टाइम के बाद यहाँ पर पार्टिकल चला आया एट एनी टाइम t, तो इसका जो एंगल होगा सेंटर पर, वो एंगल कितना होगा, तो कहोगे सर ओमेगा t बढ़ जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर घूम रहा है तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा t टाइम के बाद। ये आप इक्वेशन जानते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। अल्फ़ा का वैल्यू 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो थीटा कितने के बराबर, ओमेगा टी। तो टी टाइम के बाद ये कितना एंगल बनाया है सेंटर पर, ओमेगा टी। टोटल एंगल कितना हो गया सेंटर पर, ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम लोग कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई को क्या कह सकते हैं, टोटल एंगल एट सेंटर। ओमेगा टी को केवल क्या कहेंगे, टी टाइम में जितना एंगल बनाया है, टी टाइम में, क्योंकि t=0 पर यहाँ है, t=t पर यहाँ है, तो टी टाइम में इतना एंगल बनाया है। टोटल एंगल कितना बनाया है सेंटर पर, तो कहोगे इनिशियल शुरू में जितना था उसमें आप ओमेगा टी जोड़ दीजिए। इसका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन यहाँ चला आएगा, क्योंकि अब प्रोजेक्शन ये Q पॉइंट अब यहाँ चला आएगा। t=0 पर Q पॉइंट यहाँ था, अभी Q पॉइंट यहाँ चला आया। उसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम y मान लें तो ये y कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे देखिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो a है क्योंकि रेडियस a है, और ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये लेंथ कितना होगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, तो a का इधर कॉम्पोनेंट a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और इधर कॉम्पोनेंट a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये और ये तो दोनों बराबर ही है, तो y को लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये y क्या है, इस पार्टिकल का q का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। t=0 पर q यहाँ है और t=t पर q यहाँ है। सो दिस y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल q एट एनी टाइम t। ये a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, फेज। ये जो y है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये q जो पार्टिकल है इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, जबकि p पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ पार्टिकल p इज सर्कुलर एंड मोशन ऑफ पार्टिकल q इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, इसका मोशन ऑसिलेटरी है। ये ऑसिलेटरी मोशन अगर साइन फंक्शन है इसका मतलब SHM होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं SHM। क्यों SHM होगा, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। साइन फंक्शन में प्रोपोर्शनल होता है, वो आप पहले करके दिखा दिए, आप फिर से देख सकते हैं इसको।
वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को वाई लिखते हैं, और एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को एक्स लिखते हैं। तो ये मोशन एसएचएम है। इसमें ओमेगा क्या कहलाएगा? ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी नहीं, यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओमेगा को क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर भी टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। इसका एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जितना देर लगेगा, इसका जो प्रोजेक्शन है वो उतने ही देर में फिर से यहाँ आएगा। तो क्या टाइम पीरियड दोनों का चेंज होगा? नहीं। कहोगे सर ये ओमेगा क्या है? तो ओमेगा तो सर सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है। हम बोले जब मोशन सर्कुलर होगा तब इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, और जब मोशन एसएचएम होगा तो इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। दोनों का यूनिट सेम ही है। यहाँ पर भी ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा, और नीचे में भी ओमेगा का, यहाँ पर भी ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही होगा। यूनिट में कोई फ़र्क नहीं है, केवल नाम चेंज हो जाता है। जैसे आप में से किसी का नाम क्लास में जो है वो कुछ बढ़िया सा नाम है, मोहित है या सुरेश है, महेश है, देवेश है, और घर में नाम होता है चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, तो क्या दोनों आदमी अलग अलग हो जाता है? नहीं, आदमी तो वही है, लेकिन जगह चेंज करने से उसका नाम चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर भी ये ओमेगा का नाम केवल चेंज किए हैं, इसका यूनिट चेंज नहीं है, इसका काम चेंज नहीं है, वही है। यहाँ पर ए को रेडियस कहते हैं, यहाँ पर ए को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये फाई को क्या कहेंगे? पी के लिए इनिशियल एंगल एट सेंटर। यहाँ पर फाई को क्या कहेंगे? इनिशियल फेज। ए को कहेंगे एम्पलीट्यूड, फाई को कहेंगे इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस फाई को कहेंगे टोटल फेज। टोटल फेज का यूनिट क्या होगा? रेडियन। इनिशियल फेज का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट रेडियन या डिग्री। वैसे ही इसका भी यूनिट रेडियन या डिग्री होगा। तो इनिशियल फेज लिखा रहे, जब हम लोग एसएचएम कहेंगे तो उसको इनिशियल एंगल न कह के इनिशियल फेज कहेंगे, और जब सर्कुलर मोशन कहेंगे तो उसको इनिशियल एंगल कहेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इनिशियल फेज और इनिशियल एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। सर्कुलर मोशन में उसको इनिशियल एंगल कहते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन में उसको इनिशियल फेज कहते हैं। तो जब भी हम लोगों को इनिशियल फेज निकालना होता है किसी एसएचएम का, तो उसको पहले सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इनिशियल एंगल निकाल देते हैं, तो निकालना आसान हो जाता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑसिलेटरी मोशन है तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जो पिछला क्वेश्चन आपको बताए थे, इसको आप लिख लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन जो आपको बताए थे, ये क्वेश्चन आपका था कि एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, मीन पोजीशन से t = 0 पर जब a/2 पर था और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सट्रीम के तरफ था, तो इनिशियल फेज क्या होगा? मोशन x डायरेक्शन में, इसको y में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक पार्टिकल है जो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन से a/2 पर है। यहाँ भी प्लस a/2 पर था, यहाँ भी प्लस a/2 पर लिए है। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ था, यहाँ भी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ लिए है। तो इसका ये एनालॉगस हो गया। जो भी एसएचएम हॉरिजॉन्टल में है, उस एसएचएम को आप वर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ होगा, वो आप निकालिए। जब भी किसी भी पार्टिकल का इनिशियल फेज निकालना होगा आगे से, तो पहले उस एसएचएम को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करिए। जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है,
और मीन पोजीशन से a/2 पर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये t = 0 पर पार्टिकल का पोजीशन है। ये अब यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ होगा? तो आप कहोगे कि सर देखिए, या तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ होगा या सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ होगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन भी ये होगा और इसका प्रोजेक्शन भी ये होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है तो कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली ये होना चाहिए, क्योंकि हम जो कंडीशन आपको समझाए थे उसी कंडीशन को हमेशा याद रखना है और उसी कंडीशन में सब क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। हम कंडीशन क्या बताए थे कि सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ऐसे स्टार्ट किया है, यही समझाए थे ना। तो जब ओमेगा इधर के तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पार्टिकल को ऊपर जाना चाहिए, और जब ये यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा और इधर के तरफ जाएगा, ओमेगा ऐसे है, तब इसको नीचे जाना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऊपर है का मतलब ये वाला पार्टिकल का पोजीशन ये है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर नीचे होता तो पार्टिकल का पोजीशन ये होता, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन नीचे जाएगा। इसका मतलब ये पोजीशन है पार्टिकल का t = 0 पर। तो उसका एंगल कितना है? इसके लिए जो इनिशियल फेज होता है, इसके लिए क्या होता है? इनिशियल एंगल होता है। तो इनिशियल एंगल कितना है, मतलब ये वाला एंगल फाई कितना है? तो ये फाई आप निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a होता है,